नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास क्रिया, हमने कर्म के आधार पर जो क्रिया थी अकर्मक सकर्मक उसको पहचानना भी सीख लिया। कैसे पहचानेंगे सारा तरीके से करके देख लिए, कुछ कठिन वाक्य भी करके देख लिए, और आगे जब टेस्ट होगा तब हम फिर से एक बार देख लेंगे। और अब हम जो करेंगे आज वो पढ़ेंगे सबसे पहले काल के आधार पर क्रिया। हालांकि ये जो चीज है काल के आधार पर, है ना, तो ये जो चीज है ये हम यूं मान लो काल टॉपिक जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें वहां आ जाती है। तो ये तो मैं एक जनरल थोड़ा बहुत बताऊंगा था कि क्योंकि हमने भेद में लिखा है इसलिए। ठीक है। और कल आपने जो है किताब का वीडियो देखा था, उसको लेकर मैंने लगभग सारी जानकारी उस वीडियो में अच्छे से दे दी थी। फिर भी कुछ स्टूडेंट लेट जुड़े लाइव से, तो बाद में पूछ रहे थे कि सर कब लॉन्च होगी। देखो, प्रयास मैंने आपको बताया ना कि 1 जनवरी के बाद जो है वो हम एडवांस बुकिंग वाला जो सिस्टम है वो रखेंगे 1 से 10 के बीच। तो जो भी किताब के, जैसे मान लो 100 रुपए की किताब है तो उस पे सब स्टूडेंट के लिए 20% छूट तो होगी होगी, लेकिन उस पर जो 1 से जनवरी के बीच में जो लेंगे उनको 10% एक्स्ट्रा छूट वाला सिस्टम भी रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट किताब है इसलिए थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में यूं मान लीजिए कि आप तक पहुंचाने के लिए एक अलग से मेरी तरफ से स्पेशल जो है छूट होगी होगी। और प्रयास पूरा है। अभी जस्ट मैंने सर से बात की, मैंने कहा जितना जल्दी हो सके अपने को एक एक गलती निकालनी है। बस मेरा टारगेट लेट होने का कारण यही है कि मेरी किताब में गलती ना रहे, बस मेरा प्रयास यही रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया किताब आप तक पहुंचेगी और बहुत जल्द पहुंचेगी। अब आप निश्चिंत रहिए क्योंकि कंटेंट अब तैयार है, बस आप तक पहुंचाना है। अब लेट होने का एक कारण और भी होता है। आपको पता है मार्केट है, क्या है मार्केट, और मार्केट का एक अलग ही फंडा रहता है। जितने अब कोशिश है कि हम भी जहाँ जाते हैं कि भाई पब्लिक प्रकाशन करवाते हैं तो सबकी अलग अलग रेट होती है। तो हमें ही जब मान लो ज़्यादा में अगर मान लो मिले तो आप तक हम कम में कैसे पहुंचाएं। तो प्रयास यह है कि अच्छा बेस्ट क्वालिटी के साथ और कम मूल्य में हम तक पहुंचे, ताकि हम आप तक कम मूल्य में पहुंचा सके। मेरा ये प्रयास है। वरना ऐसे 400 रुपए वाला मेरा सिस्टम नहीं है। मैं चाहता हूं, एक मैंने पहले दिमाग में सोच रखा है कि आराम से 300 पेज की किताब है तो वो एक यूं मान लीजिए कि 300 से कम में आप तक पहुंचे। जितने पेज हैं उससे कम में आप तक पहुंचने का प्रयास कर कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी लेट हो रही है, लेकिन अब जो समय बोल दिया आप तक जल्द पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मस्त रहें और इंतजार करें। बिल्कुल, आप सब लोगों का बहुत स्नेह मिला कल वाली वीडियो को। और बस अब आपका काम खत्म। एक बार मेरा काम है, उसके बाद करेंगे। चलिए, तो काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया होती है। सीधा सा अगर प्रश्न आ जाए तो भूतकालिक, वर्तमानिक और भविष्यकालिक। अगर जा रहा था या गया था, तो जब भूत का यानी पास्ट का वर्णन होगा वाक्य में, या पास्ट के बारे में वाक्य होगा, जो काम पहले संपन्न हो चुका है उसके बारे में कथन होगा, तो वो भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। इसमें हम यूं नहीं देखते कि जा रहा था गया था, ये चीज देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको तो पूरे वाक्य को संदर्भ में देखना है कि हाँ भाई जयपुर जा रहा था, मतलब वर्तमान में काम नहीं हो रहा है, ना भविष्य में होगा, पहले से हो चुका है। अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो भूतकालीन है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत ईजी चीज है। जयपुर जा रहा है और दौड़ रही है, यानी काम जो है वो जारी है। या मोहन खेलता है, इस तरह के आ जाए तब ये वर्तमान में रहेंगे। भविष्यकालिक, अगर भविष्य में कार्य होगा तो वो भविष्यकालिक क्रिया होगी। ये जब हम काल टॉपिक करेंगे तो इसको विस्तृत करेंगे, क्योंकि उस वक्त हम वर्तमान काल के भेद पढ़ेंगे, भूतकाल के भेद पढ़ेंगे, भविष्यकाल के भेद पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे आज वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद हैं। या तो प्रयोग की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से। सामान्य क्रिया या मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, तो इसके बारे में लिखे हुए से ज्यादा मैं बोलता हूं वो ज्यादा काम आएगा। वाक्य में जो मुख्य विधेय होता है, विधेय क्या होता है आप जानते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य वाक्य का कर्ता होता है, यानी करने वाला होता है, और विधेय क्या होता है, वाक्य में जो कार्य संपन्न हो रहा है, उद्देश्य को छोड़कर पीछे जो बचा विधेय। और वाक्य का अनिवार्य अंग क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, विधेय के अंतर्गत आती है क्रिया। क्रिया कौन सी आती है, क्रिया आती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी किसी वाक्य में मुख्य काम क्या हो रहा है। धीरज रोता है, यहां मुख्य काम क्या हो रहा है, रोना। सुरेश होता है, यहां पर मुख्य काम क्या हो रहा है, सोना। मां खाना पकाती है, मुख्य काम क्या हो रहा है, पकाना। तो ये सारे क्या हैं, ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, रोता, सोता और क्रिया पकाती, ये हो गई मुख्य क्रिया। तो सर सहायक क्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में आप दिमाग में रखो
कि मुख्य क्रिया को छोड़कर पीछे जो सहायक बचा, फिल्म में एक मेन हीरो होता है और एक होते हैं सहायक हीरो, तो सहायक कलाकार हैं ये। मुख्य क्रिया को छोड़कर पीछे जो बचा वो सहायक है। जैसे किसी वाक्य में मूल क्रिया का पूर्ण रूप प्रदान करने वाली, तो एक प्रश्न आ जाए कि सहायक क्रिया का उपयोग क्या होता है क्रिया के अंतर्गत, तो सिंपल सा होता है, जो मुख्य क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करती है वो होती है सहायक क्रिया। जैसे इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ता, लेकिन ये है क्या, ये सहायक है। सीता दौड़ रही है, तो ये दौड़ तो हो गया मुख्य क्रिया, लेकिन ये रही है क्या है, ये सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया को छोड़कर पीछे जो बचा वो सहायक है, या मुख्य क्रिया को छोड़कर आगे जो भी आने वाला है, यानी आगे देखिए है, रही है, ये सारा क्या है, सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया कंप्लीट, सहायक क्रिया कंप्लीट। फिर पूछा कि भाई संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो संयुक्त क्रिया में आप यूं मान सकते हैं कि मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया बराबर संयुक्त क्रिया। यानी जब हम बात करेंगे माता जी ने खाना बना लिया, समझ गए बात आप, तो हालांकि देखो ये जो है ये पूरी क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया आ जाएगी। समझ के बाद ये पूरी बना लिया संयुक्त क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो ये उड़ा करते हैं, ये पूरा, यानी मुख्य क्रिया के बाद भी अगर क्रिया का कोई भी अंश बचा हुआ है वो सारा किस में जाएगा, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत जाएगा। तो ठीक है, और इसे मैं एक बहुत इजी वाक्य में अगर समझाना चाहूं तो जैसे राजेश फल खा चुका था, तो अब यहां पर अगर इस वाक्य में हमें एक ही वाक्य में तीनों क्रिया देखें तो ये क्या है, ये है मुख्य क्रिया, क्या है, मुख्य क्रिया। ये क्या है, ये दो, तो ये है सहायक क्रिया, ये क्या है, सहायक क्रिया। और अगर पूछ लिया जाए कि ये पूरी क्या है, तो ये है संयुक्त क्रिया। बस इतना ध्यान रखो, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें उलझना नहीं है। प्रश्न कहां से आते हैं वो हम आगे देखेंगे। हाँ, अब आइए प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक। अब ये प्रेरणार्थक क्रिया में स्टूडेंट बड़ी गलती करता है, और आज मैं आपको जो बताऊंगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट पहले क्लास ले चुके हैं, उनको तो पता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया में वाना लगा होता है। तीसरी चौथी क्लास से हमें यही सिखाया गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या लगा होता है, वाना लगा होता है। लेकिन केवल वाना से ही आप प्रेरणार्थक का नहीं बता सकते, क्योंकि प्रेरणार्थक के दो रूप होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर केवल आप प्रथम प्रेरणार्थक के रूप में रह जाते हैं तब तो ये होता है कि हाँ नहीं सॉरी, द्वितीय प्रेरणार्थक वाना के पीछे रह जाते हो तो प्रथम प्रेरणार्थक आपके दिमाग से निकल जाती है। समझ आ गई बात आप। तो अब देखिए, वह क्रिया जिन्हें कर्ता स्वयं न करके प्रेरणा के माध्यम से किसी अन्य से करवाए वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें भी क्या होता है, एक होता है प्रेरक कर्ता, क्या होता है, प्रेरक कर्ता, और एक होता है प्रेरित कर्ता। समझ गए बात। इसमें कर्ता कितने होते हैं, एक होता है प्रेरक कर्ता और एक होता है प्रेरित कर्ता। एक सेकंड, फोन आ रहा है। ठीक है, तो प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता दो। प्रेरक कौन सा होता है वो भी देखेंगे। प्रेरक वो होता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मालिक ने नौकर से चाय बनवाई, तो मालिक ने क्या किया, मालिक ने तो प्रेरक, मालिक तो क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, लेकिन उससे प्रेरित कौन हुआ, उससे प्रेरित हुआ नौकर। तो ये ध्यान रखना, प्रेरक वो होता है जो प्रेरणा देता है, और जो कार्य करता है वो होता है प्रेरित करता। तो पहले तो ये कर्ताओं की बात कंप्लीट की। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि केवल वाना नहीं आता। जैसा कविता सीता से पत्र लिखवाती है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि वाना क्रिया पीछे आ जाती है तो वो क्या होती है, प्रेरणार्थक होती है। लेकिन अगर यूं कहें कि मां ने बच्चे को दूध पिलाया, ये जो वाक्य अगर दिया और फिर आपसे पूछा गया कि हां इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आया होगा
कि द्विकर्मक क्रिया है। क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। लेकिन ध्यान रखना यहां पे भाई ठीक है, आपको बच्चे को क्या पिलाया, दूध पिलाया, वो ठीक है, सब मान लिया कि द्विकर्मक होगी, लेकिन वो तो कर्म के आधार पर है ना, वो तो कर्म के आधार पर है। हम तो चल रहे हैं प्रयोग या रचना के आधार पे। तो इस कंडीशन पे यहां पे पिलाया जो है वो है प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है। और प्रथम प्रेरणार्थक रूप को स्टूडेंट जो होता है वो समझ नहीं पाता है। बात को समझ जाना मेरी, मैं आपको ये नई चीज बता रहा हूं। जैसे आप देखिए, ये लिखा हुआ है मुख्य क्रिया, जैसे ये सारी लिखना, पढ़ना, बनना, देना, ये सारी होती है मुख्य क्रियाएं। समझ गए बात आप? और इससे इससे जैसे लिखना से बना लिया लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, बनना से बनवाना, देना से दिलवाना, तो ये तो हमने प्रेरणार्थक बना ली। लेकिन ये प्रेरणार्थक का द्वितीय रूप है। कौन सा है ये प्रेरणार्थक का द्वितीय रूप है? तो सर प्रथम रूप कौन सा होगा? देखो प्रथम रूप बताता हूं यहां पर। प्रथम रूप होता है, ध्यान रखें, ये लिखना था, लिखना का हमने बनाया लिखाना, ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। पढ़ना था, हमने बनाया पढ़ाना। बनना था, हमने बनाया बनाना। देना था, हमने बनाया दिलाना। बात मेरी समझ जाना, समझ गए बात आप? ये होता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप। अक्सर स्टूडेंट प्रथम प्रेरणार्थक रूप में गलती कर बैठता है, इस बात को विशेष ध्यान में रखना। आप इसको एक बार आप पूर्वकालिक को नहीं देखोगे, मैं आपको प्रेरणार्थक समझा रहा हूं एक बार। यहां पर मैं एक बार प्रेरणार्थक ही समझा देता हूं। तो देखिए, अब जैसे मान लो आप जानते हैं उड़ना क्रिया होती है, बोला सर बिल्कुल होती है। और गिरना क्रिया होती है, बिल्कुल होती है सर। सोना क्रिया होती है, बिल्कुल होती है सर। और सॉरी, सोना की जगह हम बोल देते हैं पढ़ना, उड़ना, खेलना लिख देते हैं, सकर्मक क्रिया लिख देते हैं, खेलना। तो ये जो इस तरह की क्रियाएं आती है, तो अब इसमें क्या करना पड़ता है कि मान लो हम इन क्रियाओं से प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे, प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे, और एक बनाएंगे हम द्वितीय प्रेरणार्थक। जब टेस्ट होगा ना, तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको द्वितीय प्रेरणार्थक। अब क्या हुआ, उड़ना आपको पता है अकर्मक क्रिया है, निश्चित रूप से अकर्मक है। जैसे ही हम इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा उड़ाना, और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनता है? उड़वाना। बात समझ रहे हो? हम लोग आज तक सिर्फ द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़ के आते हैं, हम कहते हैं वाना लगता है वो प्रेरणार्थक होती है, लेकिन ये भी प्रेरणार्थक ही कहलाती है। गिरना था तो ये हो गया गिराना, और ये क्या हो गया? गिरवाना। समझ रहे हो बात आप? सोना तो ये क्या था? सुलाना, और यहां पे क्या बन जाएगा? सुलवाना। बात समझ रहे हो? खेलना था, यहां बनेगा खिलाना, और यहां क्या बन जाएगा? खिलवाना। तो कहने का मतलब आप समझ जाना कि केवल उस चक्कर में मत रहना कि माँ जो है, माँ क्या नाम है, माँ नौकरानी से चाय बनवाती है, बर्तन मंजवाती है, कपड़े धुलवाती है, इसमें प्रेरणार्थक है। क्योंकि पेपर में वो आपसे जब पूछेगा ना, पेपर में जब वो आपसे पूछेगा तो इस टाइप से पूछेगा। देखो मैं 4-5 वाक्य लिखता हूं, ए, बी, सी और डी। मेरी बात को ध्यान से समझ जाना, आप होशियार हो ना, तो चलिए उत्तर देते हैं। सबसे पहले वो आपसे देगा, थोड़ा सा मुझे गैप रख के लिखना पड़ेगा, एक सेकंड, पहले मैंने खाली छोड़ा नहीं, वरना कोई बात नहीं। तो ए, बी, सी और ये डी, मैंने 4 लिख दिए। हाँ, अब आप देखना, सबसे पहले राजेश, मैं पहले ऑप्शन लिखूंगा, प्रश्न बाद में बताऊंगा। राजेश ने नौकर को पानी पिलाया। मां ने, एक तो वही लिखूंगा, बच्चे को दूध पिलाया। ठीक है, नौकर से चाय बनवाई। ठीक है, राजेश ने कैलाश को पेन दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किस वाक्य में
किस वाक्य में प्रेरणार्थक नहीं है? मेरी बात को समझना, क्या पूछा जाएगा कि किसमें प्रेरणार्थक नहीं है। अब चूंकि हम लोगों ने तो वाना पढ़ रखा है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि वाना तो सिर्फ एक में लगा हुआ है, बनवाई, इस एक में वाना लगा हुआ है, बाकी तीन में तो वाना लगा ही नहीं है। तो हिसाब से तो प्रश्न ही ऐसे पूछना चाहिए था, किसमें प्रेरणार्थक है, लेकिन इसने पूछा क्या है कि किसमें प्रेरणार्थक नहीं है। अब नहीं है, मुझे तो एक में लग रही है, बाकी तीनों में ही नहीं लग रही। ये वो स्टूडेंट करेंगे जिनको प्रथम प्रेरणार्थक का रूप पता नहीं है। अब दूसरी बात, आप में से केवल ने उत्तर दे दिया होगा, इसने राजेश ने नौकर को पानी पिलाया, मां ने बच्चे को दूध दिया, राजेश ने कैलाश को पहन दिया। अब कौन सी करें? हमें तो ये तीनों वाक्य सेम नजर आ रहे हैं। सेम नहीं है, आप देखिए, ये था पीना, प्रथम प्रेरणार्थक बनाया, पिलाना, फिर हमने बनवाया पिलवाना। ये लीजिए, बात समझ गए? अब देखिए, तो पिलाना और यहां पिलाना तो चलो सेम हो गया, है ना। अब यहां क्या है? देना, बस। और यहां क्या होना चाहिए था? दिलाना। और यहां क्या होना चाहिए था? दिलवाना। अब मुझे बताओ कि यहां तो चलो पिलाना है, तो इसका मतलब ये रहा, पहला प्रथम प्रेरणार्थक है, लेकिन यहां देना है, तो देना तो किस में आता है? देना तो मुख्य क्रिया में आता है। इसका मतलब प्रेरणार्थक का कोई सा भी रूप नहीं है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। समझ रहे हो बात आप? जहां तक समझ रहे हो, प्रश्न एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। कहां पर करता है? द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण। ये द्विकर्मक का है, ये द्विकर्मक का है, समझ गए बात आप? ये प्योरली द्विकर्मक का उदाहरण है, और ये प्रथम प्रेरणार्थक के हैं और ये द्वितीय प्रेरणार्थक का है। तो आपको इस चीज से बचते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। हां, अब आते हैं पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया पर। तो सबसे पहले हम पूर्वकालिक पढ़ते हैं। तो पूर्वकालिक में बड़ा बड़ा सिंपल नियम है कि मुख्य क्रिया से पहले कोई एक क्रिया होगी जिसके साथ क्या लगा होगा? कर लगा होगा। क्या लगा होगा? कर। ये देख लीजिए, कर। बस मुख्य क्रिया क्या है? आना, और आने से पहले एक क्रिया और संपन्न हुई है, देख कर। यहां पर क्या है? पढ़कर। तो बस पता चल गया। अब तात्कालिक क्या होती है? तात्कालिक की पहचान ते ही से होती है। जैसे राजेश खेलते ही थक गया, एक छोटा सा वाक्य बना लिया मैंने। वह उठते ही गिर गया। तो ये जो ते ही लगा होता है, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है। इससे ते ही लग गया मतलब तात्कालिक क्रिया मानी जाएगी। और पूर्वकालिक में कर लगा होता है, इसमें कोई, लेकिन नहीं, इतना ही नहीं है। अब मान लो वाक्य में आया कि वह पढ़ते पढ़ते सो, अच्छा चलो ये बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताना, ठीक है। तो पूर्वकालिक में क्या लगा होता है? कर, और तात्कालिक में क्या लगा होता है? ते ही। बस इतना ही ध्यान रखना है। पूर्वकालिक का मतलब यह होता है कि मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया कंप्लीट संपन्न होती है, और वो हो सकता है थोड़ी देर, आधे घंटे पहले ही संपन्न हुई हो। तात्कालिक क्रिया क्या कहती है? मुख्य क्रिया से तत्काल पहले एक क्रिया संपन्न होती है। इसीलिए ही उठते ही, बैठते ही, खाते ही, क्या नाम है, घर से निकलते ही, है ना, स्कूल से जाते ही, सॉरी कक्षा में जाते ही घंटी लग गई, इस तरह से जो जाते ही, खाते ही, इस तरह से आ जाए ना, तब समझ जाना कि यहां पे तात्कालिक क्रिया मानी जाती है। अब आती है सजातीय क्रियाएं। सजातीय, इसका जैसा कि नाम ही क्या है? सजातीय क्रियाएं। सजातीय क्रियाओं में क्या होता है कि आप देखो, ये इस चीज को समझ लो। सजातीय क्रियाओं का मतलब होता है कि लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, यानी कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के होते हैं। दौड़ दौड़ी, चाल चली, खेल खेला। तो कर्म और क्रिया जब एक जाति के होते हैं तो वो सजातीय क्रियाएं कहलाती है। अब मुझे एक स्टूडेंट ने एक पूछा था, एक प्रश्न भेजा था व्हाट्सएप पे, शायद वो क्लास देख रहा है, तो पूछा था कि सर अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ए बी सी और डी, पूछा
कि सर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए और तब कैसे करना है। जैसे यहां लिखा हुआ है खेलना, यहां लिखा हुआ है पढ़ना, और यहां लिखा हुआ है चलना, और यहां लिखा हुआ है खेलना पढ़ना चलना, और यहां लिखा हुआ है तैरना। तो सर इस टाइप से आ जाए और हमें पूछे कि इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है। तैरना नहीं, एक बार हम ये देंगे, पहले तैरना की जगह हम देंगे खाना। खाना हमसे पूछा कि कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसमें बड़ा सिंपल है, आप जान सकते हैं कि खेलना क्रिया के साथ कोई ना कोई कर्म आ सकता है, जैसे खेल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। पढ़ना के साथ आ सकता है, किताब पढ़ रहा है ना, इस तरह से। खाना के साथ आ रहा है, सेव खा रहा है, आम खा रहा है। लेकिन चलना के साथ क्रिया कर्म नहीं आता मूल रूप से। क्या है? मूल रूप से। तो इस कंडीशन पे अब मान लो इनमें से हमें उत्तर करना है, तो कौन सा करेंगे? ये उत्तर करेंगे। बात समझ गए? अब देखिए एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर कितना खतरनाक हो सकता है वो आपको बताता हूं। अब एग्जामिनर ने यह किया कि आपको प्रश्न दिया, हां, अब की बार दिया खेलना पढ़ना, और उसके बाद दिया चलना, और फिर आपको डी ऑप्शन दे दिया तैरना, और आपसे कहा इन चारों में से कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है, या वो पूछेगा इनमें से कौन सी भिन्न है। तब आप देखोगे, आप ये देखोगे कि खेलना के साथ कोई ना कोई कर्म आ सकता है, पढ़ना के साथ कोई ना कोई कर्म आ सकता है, लेकिन चलना और तैरना के साथ कर्म नहीं आ रहा। तो अब आप यहां पे मान लो, लेकिन आपको तो एक आंसर करना होगा, उस कंडीशन पे आंसर आपको ये करना पड़ेगा, ये राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये जो चलना दौड़ना ये जो होती है ना, ये अकर्मक होती है, लेकिन इसके साथ कर्म आ सकता है, जैसे दौड़ दौड़ी, चाल चली, है ना, चढ़ाई चढ़ी, ठीक है, लड़ाई लड़ी। ये कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, सजातीय क्रियाएं, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। अब इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूं। जैसे मान लो उसने पूछा कि ए चलना, बी उड़ना, सी दौड़ना, डी चढ़ना। ये लीजिए, अब मैंने 4 क्रिया लिख दी और आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी भिन्न है। अब ये आप खुद सोचिए कि आपको दिमाग में यह आना चाहिए कि निश्चित रूप से चारों की चारों अकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जब देखेंगे तो हम जानते हैं कि चलना के साथ चाल आ सकता है, ठीक है, दौड़ना के साथ दौड़ आ सकता है, ठीक है, और चढ़ना के साथ क्या आ सकता है? चढ़ाई आ सकता है। लेकिन उड़ना के साथ उड़ान उड़ी कभी नहीं होता, उड़ान भरना होता है कि उसने उड़ान, वायुयान ने उड़ान भरी, उड़ान उड़ना कभी नहीं होता है। तो इस कंडीशन पे इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। मैं आपको और समझाता हूं, है ना, हालांकि ये चीजें टेस्ट में है, लेकिन मैं यहां पर आप समझाऊंगा तब आप टेस्ट सही करोगे ना। मान लो, अब ध्यान से समझना, 1 2 3 और 4 वाक्य। मैं सिंपल वाक्य लिखूं, राजेश, ठीक है, खाना खा रहा है, विकास फल खा रहा। मैं बड़ा सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मोहन पेन लाया, और सुनील, सुनील जो है पी रहा, पीने से अभी गलत असर जाएगा इसलिए उसको पढ़ाते हैं, सुनील पढ़ रहा है। अब देखिए, उसने आपको ये 4 वाक्य दिए और आपसे पूछा इनमें से कौन सा भिन्न है। ध्यान से समझना, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो अब देखिए, पहला राजेश खाना खा रहा है, इसमें खाना कर्म है, क्या खा रहा है? खाना, तो कर्म आ गया, ठीक है। विकास फल खा रहा है, तो यहां पे फल खा रहा है, क्या खा रहा है? फल खा रहा है, कर्म आ गया। मोहन पेन लाया, क्या लाया? पेन लाया, वहां पे कर्म आ गया। अब सुनील पढ़ रहा है, यहां पर क्या पढ़ रहा है पता ही नहीं हमें, तो इस कंडीशन पे हम इसको अकर्मक मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको अकर्मक मानेंगे। भाई ये अकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों में कर्म मौजूद है, इसमें कर्म मौजूद नहीं है। तो अब यहां पे हमने इसको क्या माना है? अकर्मक माना है। मैं आपको देखो जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझना, अकर्मक माना है। अब क्या किया एग्जामिनर ने? आपको अगले ही प्रश्न में मान लो इस तरह से प्रश्न दे दिया। अब मैं सेम वही लिखूंगा। क्या लिखा? सुनील पढ़ रहा। जो लोग रट्टाफिकेशन करते हैं ना उनके लिए ये चीज, विकास बैठा है,
गणेश, ठीक है, गणेश दौड़ कर आया, सुनील तैर रहा है। अब लीजिए, अब आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। क्या पूछा? इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। अब मुझे बताओ, आप जब सकर्मक, तो सुनील पढ़ रहा है, उत्तर नहीं आया, विकास बैठा है, ये तो अकर्मक आएगा ही नहीं, क्योंकि बैठा, आना और तैरना ये सारी क्रियाएं क्या होती है? अकर्मक होती है। अब चारों और पढ़ने में के साथ कर्म मौजूद नहीं है। अब आपसे उसने प्रश्न क्या पूछा कि भाई हमें तो ये बताओ इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है, ये बताओ हमें सकर्मक। अब ऐसी कंडीशन पे क्या करोगे? तो ध्यान रखना, उस कंडीशन पे हम कहेंगे ये भाई ये जो है ना ये सकर्मक है। अब बताओ कैसे कर दिया सकर्मक? क्योंकि पढ़ने के साथ कोई ना कोई कर्म आ सकता है, लेकिन बैठना, आना, तैरना, इसके साथ कर्म आ ही नहीं सकता। तो ये तो तीनों की तीनों क्या है? अकर्मक है। ये तीनों है अकर्मक और ये हो गए सकर्मक। अब आप देखिए, जो लोग रटते हैं कि सर पिछले एग्जाम में आया था कि इसको है ना उन्होंने अकर्मक माना है, सर आप तो यहां सकर्मक बता रहे हो, तो वो रट्टाफिकेशन करने वाले सिर्फ और सिर्फ लास्ट में उनका सिलेक्शन नहीं होता। मैं यही कहूंगा, रट्टाफिकेशन करने वालों को सिलेक्शन नहीं होता, स्पेशली संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, इनमें नहीं होता। क्यों? इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर यह है, इसमें इसको अकर्मक माना जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर यह है, इसको सकर्मक माना जाएगा। एक ही वाक्य को एक प्रश्न में सकर्मक माना गया है और एक में अकर्मक माना गया है, सिर्फ प्रश्न को पूछने के तरीके के माध्यम से, बस तरीका अलग कर दिया। तो आपको कितने ही चाहे हजारों वाक्य लिखा दें, लेकिन जब तक आप पेपर अटेंड करना नहीं सीखोगे तब तक क्लियर कुछ नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? तो इस चीज को आपको थोड़ा सा विचार विशेष करना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको काफी एक अच्छी चीज, एक अच्छा फैक्ट पकड़ में आया होगा कि इन क्रियाओं को किस तरह से हल करते हैं। बाकी टेस्ट में हम सीखेंगे। तो सजातीय हो गई। अब आइए अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया में आप जानते हैं हमने अनुकरण धातु किया था कि नहीं किया था? हिन हिनाना, भिन भिनाना, सरसराना, है ना, खटखटाना, वो सारी चीज जो है वो इसमें अनुकरण, खटखटाना, ये अनुकरणात्मक क्रिया होती है। इसमें एक ही शब्द जो है एक का अनुकरण करते हुए क्रिया का निर्माण करता है। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, आपको पता ही होगा। उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरह से वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। जैसे हमने संज्ञा लिखी थी शर्म, और शर्म से हमने क्रिया बनाई थी शर्माना। इसी तरह हमने सर्वनाम लिखा था आप, आप से हमने क्या लिखा था? अपनाना लिखा था, अपना से लिखा था अपनाना। फिर हमने विशेषण से लिखा था गर्म, और गर्म से क्या लिखा था? गर्माना, गर्म से गर्माना। तो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनती है वो किससे बनती है? वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। फिर आता है आज्ञार्थक क्रिया या विधिवाचक क्रिया भी बोलते हैं इसे। इसमें भाव इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? क्रिया की ओर नजर नहीं जानी चाहिए, भाव इंपॉर्टेंट होता है। या तो आज्ञा का भाव होगा, या उपदेश का होगा, या फिर प्रार्थना का होगा। जैसे तुम यहां से निकलो, चलो चलो फटाफट निकलो यहां से, ये क्या है? आज्ञा। तुम यहां से निकलो, ये आज्ञा दे दी, निकलो यहां से। ठीक है, गरीबों की मदद करो यार, उपदेश। अच्छी संगति करनी चाहिए, तुम्हें ये अच्छा काम करने, तुम्हें दान करना चाहिए, तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए, तुम्हें धर्म के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, तुम्हें दूसरों के धर्म के प्रति सम्मान की भावना। ये क्या है? ये उपदेश। कृपया यहां बैठिए, निवेदन, कृपया एक कविता सुनाइए, कृपया आप कोई गीत सुना दीजिए। ये क्या है? ये है प्रार्थना। तो आज्ञा, उपदेश और प्रार्थना का भाव जहां होता है वो आज्ञार्थक या विधिवाचक क्रिया कहलाती है। समापिका क्रिया, वह क्रिया जो वाक्य को क्या करती है? समाप्त करती है। तो इसको, वे क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त करती है, इन क्रियाओं का संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। इनके लिंग वचन पुरुषकर्ता के अनुसार होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसने झगड़ा किया है, राधा नाच रही है। अब मुझे बताओ, आप ध्यान से समझना इस वाक्य को। मतलब मैं तो कहूंगा इस क्रिया को आप सहायक क्रिया समझ सकते हो, दोनों कभी साथ में नहीं पूछते। यूं देखिए, मुझे तो यहां राधा आई तो यहां रही है आई, तो यानी कर्ता के अनुसार कौन सी क्रिया बदली? रही है। बदली कि नहीं बदली? सीता चली गई, तो अब देखिए सीता चली गई है, तो यहां पे तो चली गई, तो ये क्या है? चली। सीता चली गई है, अब यहां पे तो चली और गई दोनों आगे। तो यहां पे इस चीज को समझना पड़ेगा, यहां समापिका क्रिया वह होती है जो वाक्य को क्या करती है? समाप्त करती है।
यानी सहायक क्रिया ही है ना, वही मतलब बहुत मिलती जुलती है समापिका क्रिया से। यहां पे इस पे गौर नहीं करेंगे। कैलाश खेल चुका है, देखिए कैलाश खेल चुका है, और अगर कैलाशी होती तो कैलाशी खेल चुकी है। तो यानी ये जो हम अंग्रेजी में जो हैड, हैज, हैव, इज, आर, एम, वाज, वर जो पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मानो सीता गई है और सीता गई थी, तो थी कौन सा आता, ये आता, मैंने ये भी गलत बता दिया, सीता गई थी, तो यहां पे गई थी, ये जो होता ना, ये वह क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है, समापिका क्रिया जो वाक्य को करती है समाप्त, यानी जो लास्ट में जो समाप्त करने वाली क्रिया होगी, और वो हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी, जैसे चुका है ना, तो यहां पे चुका है को पूरे मत लीजिए। अगर आप चुका है को पूरा ले लोगे ना, तो इसका मतलब तो ये पूर्ण रूप से सहायक ले लिया आपने, ये तो पूर्ण रूप सहायक मोस्टली ये है। ये जो क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त करती है, ये जो क्रियाएं होती है, ये समापिका क्रिया कहलाती है। ये तो निश्चित रूप से आप याद रखो, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है आपके, अगर थ्योरिकल प्रश्न आ जाए तो। लेकिन वह क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है, समापिका क्रिया कहलाती है। समाप्त करने वाली जो क्रिया होती है, वो निश्चित रूप से उसका लिंग वचन पुरुष जो है वो कर्ता के अनुसार होना चाहिए। और ये पूछते हैं ना, तो वहां पे सहायक, मतलब ये पूछते ही बहुत कम है, मेन तो अकर्मक सकर्मक में उलझा देते हैं आपको। अब आइए असमापिका क्रिया। तो समापिका वाक्य को समाप्त करती है, और असमापिका क्रिया वाक्य के मध्य में या प्रारंभ में ना आकर अंत में आती है। सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल दिया ना। असमापिका क्रिया जो अंत में ना आकर प्रारंभ या फिर मध्य में आती है, वो होती है असमापिका क्रिया। तो आप देख सकते हैं, बहता हुआ गंगा जल किसे नहीं भाता। तो इसमें मूल क्रिया तो है बहना, लेकिन एक क्रिया और है जो वाक्य के प्रारंभ में आई है, और वो वाक्य को समाप्त नहीं करती बल्कि वाक्य को जारी रख रही है, तो वो है असमापिका क्रिया। तो इसमें इसकी पहचान है, एक तो हुआ लगा होता है, लेकिन केवल हुआ ही नहीं है, ये तो एक 90% पहचान है। नाचता हुआ मोर मैंने देखा। अब देखिए, वह आते जाते थक गया, इसमें हुआ नहीं लगा, लेकिन इसके गहराई में हुआ छिपा हुआ है। वह आते हुए जाते हुए थक गया, है ना, बार बार आते जाते हुए थक गया, तो इसके गहराई में छिपा हुआ है। जंगल में नाचता हुआ मोर सुंदर लगता है। मैंने दौड़ते हिरण को देखा। तो कहना क्या चाह रहा है, मैंने दौड़ते हुए हिरण को देखा। ये देखो दौड़ते आया हुआ है, गलती से तात्कालिक मत कर देना, तात्कालिक में तो 100% ते ही होगा, यानी ते के तुरंत बाद ही होना चाहिए। इसमें दौड़ते हुए हिरण को देखा। राजेश चलते चलते थक गया, तो चलते चलते हुए थक गया, है ना, चलते हुए थक गया। कैलाश तुम आते जाते रहना, आते जाते आते रहना, आते रहना, आते जाते हुए रहना, है ना, आते हुए रहना, जाते हुए रहना। वह तो खाते पीते घर से संबंध रखता है, तो खाते हुए पीते हुए घर से, समझ गए। तो इसके मूल में जो है 90% तो हुआ मिल जाता है, बाकी इसके मूल में 100% जो है कहीं ना कहीं छिपा हुआ मिलेगा हुआ। तो आपको हुआ को पकड़ के चलना है। असमापिका ये वाक्य के एंड में कभी नहीं होती, ये बीच में होगी या फिर प्रारंभ में होगी। बात समझ आई? चलिए, हाँ, अच्छा मैं आपको एक और बता देता हूं। देखो एक वाक्य, इस चीज को समझाता हूं। इसमें कई बार स्टूडेंट गलती कहां करता है वो बताता हूं। उन्होंने पूछा, 4 वाक्य लिखता हूं यहां पर भी मैं, 3 और 4। उसने लिखा कि बैठे हुए थक गए, बैठे हुए थक गए, सुनते जाना, और पढ़ना 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 जीवन में आवश्यक है या जरूरी है, ठीक है। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। दौड़ना शरीर के लिए अच्छी बात है। इस तरह से मान लो 4 बात दे दी, और हमें क्या किया उन्होंने, हमें दे दिया चारों में ही क्या दे दिया, जैसे यहां बैठे हुए, पढ़ना, घूमना, दौड़ना, और सर ने कहा था कि असमापिका क्रिया प्रारंभ में या मध्य में आती है, और चारों में आ गई। अब क्या करें, देखो मैं बताऊंगा आपको।
इसमें पढ़ना इसके साथ हुआ आ सकता है क्या? किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। घूमना हुआ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। दौड़ना हुआ आ सकता है कि नहीं आ सकता। बैठे हुए यहां तो ऑलरेडी आया हुआ है। इसमें एकमात्र इसी वाक्य में असमापिका क्रिया है। ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पढ़ना, घूमना, दौड़ना, ये तीनों ही संज्ञा है। ये तीनों ही क्या है? संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा आपको मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? बोला सर बताई थी। ये तीनों क्रियार्थक संज्ञा है। क्रिया जब संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है तो क्रियार्थक संज्ञा के रूप में वो आपको असमापिका से कंफ्यूज कर सकता है। इस बात को विशेष विशेष याद रखना। रंजक क्रियाएं, रंजक क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया में आप यूं समझ लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि वाक्य अलंकार होता है ना, जैसे काव्य शास्त्र में अलंकार किसी साधारण सी बात को थोड़ा सा रोचक और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एक तो मैंने किसी से कहा कि तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर हैं, स्वामी ने सुन लिया, हाँ भाई सुंदर है, बात खत्म, मेरे हाथ हैं। और एक हमने कहा कि मान लो तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है, अक्सर मुख की तुलना हम चांद से ही करते हैं, तो हमने कहा चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, तो सामने वाला झाड़ पे तुरंत चढ़ जाएगा, अगर मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, है ना। तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर उसे ये बात यूं कही जाए कि कोमल कलाइयां कुसुम सी और नयन मृग नयन से सुंदर, सामने वाला सोचेगा बस फेयर एंड लवली भी मेरे आगे फीकी है। समझ रहे हो बात आप? तो जब हम अलंकारों का प्रयोग झाड़ पे चढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही रंजक क्रियाओं का प्रयोग किसी साधारण से वाक्य को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए करते हैं, बात के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार मुख्य क्रियाओं के रूप में जो क्रियाएं आती है वो मुख्य क्रिया सहायक रूप में आ जाती है। यानी यूं मान लीजिए कि धर्मेंद्र हैं, गोविंदा हैं, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, ये लोग क्या हैं, ये मुख्य हीरो के रूप में आते हैं अक्सर पिक्चरें। लेकिन कई बार मान लो नए हीरो को चमकाने के लिए क्या करते हैं कि ये सहायक रूप में आ जाते हैं, तो उससे क्या है, थोड़ा फिल्म में दर्शक जो है वो छोड़ के नहीं जाते। ठीक वैसे ही रंजक क्रियाएं होती है। जैसे एक वाक्य देखो, वह चिल्ला उठेगी, अरे धीरे बोल, वह चिल्ला उठेगी, तो सीधा ही बोल दे वह चिल्लाएगी। वह चिल्लाएगी नहीं बोला, वह चिल्ला उठेगी। ये जो उठेगी लगाने की कहां जरूरत थी? प्रभाव बढ़ाने के लिए। मैंने 2 रोटी नहीं, मैंने 2 रोटी खा डाली। अब बता, मैंने 2 रोटी खाई? हाँ, मैंने तो 2 रोटी खा ली है, ठीक है। या इसको भी मान लो, ले लो, मैंने 2 रोटी खाई, बात खत्म। मैंने तो 2 रोटी खा ली, लेना क्रिया क्यों लगाई? या मैंने तो आज तो 2 रोटी खा डाली, डाली लगाने की क्या जरूरत थी? अब मोहन चला, इतनी सी बात, लो भाई अब मैं तो चला, बात खत्म हो। लो मैं तो अब चल पड़ा, ये पड़ा लगाने की कहां जरूरत थी? मां ने कपड़े धोए, बात खत्म हो रही थी, लेकिन मां ने कपड़े धो डाले। तो कहने का मतलब है जो मुख्य क्रियाएं आती है वो कई बार सहायक रूप में आ जाती है, तो वो क्या करती है, वो वाक्य के प्रभाव में वृद्धि कर देती है, उसके प्रभाव में क्या करती है, वृद्धि कर देती है। तो वहां होती है, उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंजक क्रिया। जैसे मान लो और भी है कि वह उठ बैठा, ले वह तो उठ बैठा, वह उठा, इतना भी बोल सकते हैं, लो वह तो उठ बैठा। मतलब उठ और बैठा क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया होती है, लेकिन सहायक रूप में प्रयुक्त कर दी, है ना। बात समझ रहे हो? तो वो सारी क्रियाएं जो है वो क्या कहलाती है, वो रंजक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रंजक। और यहां पे लिखा हुआ है भाषा की प्रधान इकाई जो है वो क्या है, वाक्य होती है। ध्यान रखना, ये भाषा की प्रधान इकाई वो पूछा है, भाषा की अगर प्रधान इकाई आपसे पूछ ले तो वो वाक्य होता है। ये प्रश्न मुझे एक लास्ट में अच्छा लगा तो मैंने नोट कर दिया, भाषा की प्रधान इकाई वाक्य होती है। तो हमने अभी टोटल लगभग 12 प्रयोग के आधार पर 12 जो क्रियाएं हैं वो कंप्लीट की है नाम धातु सही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ भी आई होगी और आपको ढंग से लगा भी होगा कि हाँ चलो क्रिया टॉपिक है। मोस्टली तो अकर्मक सकर्मक जिसने कर ली वो बेस्ट है, अकर्मक सकर्मक आगे ना वो बेस्ट है, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास अब अपलोड करने में शायद लेट हो रही है, मुझे पता है। क्या टाइम हो गया? 8:32 हो चुके हैं, तो अभी आप 9 बजे ये क्लास देखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, और क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर फुल करें, और जल्द से जल्द हमारा परिवार जो है वो 1 लाख तक पहुंचाना ही है। मैं अकेला नहीं कर सकता, लेकिन एक कहावत है, मैं एक अकेला चल दिया लोग आते रहे कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन, शुभ रात्रि।